नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी का संस्मरण, जिसका शीर्षक है स्मृति की रेखाएं। इस संस्मरण का प्रथम भाग का वाचन पूर्ण हो चुका है। आज हम पूर्ण करेंगे द्वितीय भाग का वाचन। भाग 2। मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य विभिन्नता कम मिलती हैं। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं और उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक की गठन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। कुछ तिरछी, अधखुली और विरल भूरी बरुनियों वाली आँखों की तरल रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाव के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाई गई हैं। स्वाभाविक पीत वर्ण धूप के कारण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुछ ललछोहे सूखे पत्ते की समानता पा लेता है। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर इन दूर देशियों को यंत्र चालित पुतलों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है। पर आज मुखों की एक रूप समस्ती में मुझे एक मुख आर्द्र नीलिमामयी आँखों के साथ स्मरण आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है, हम कार्बन की कापियाँ नहीं हैं, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं तो तुम पढ़कर देखो ना। कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़े का गट्ठर बाहें कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए और दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल रहा था। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वह लौटा जा रहा था। कुछ लेगा मैम साहब, दुर्भाग्य का मारा चीनी। उसे क्या पता कि यह संबोधन मेरे मन में रोष की सबसे तुंग तरंग उठा देता है। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय हैं। पर यह विजातीय संबोधन मानो सारा परिचय छीन कर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराश होकर न लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं विदेशी फॉरेन नहीं खरीदती। हम फॉरेन हैं, हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ में सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न कसक भी थी। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए पतलून और पैजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उधड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशीय को चोट पहुंची, यह सोचकर मैंने अपनी नहीं और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया।
मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भाई बोला है, तब जरूर लेगा। जरूर लेगा, हाँ। होम करते हाथ चला वाली कहावत हो गई। होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई। विवश कहना पड़ा, देखूं तुम्हारे पास है क्या। चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ कह चला, बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर, चाइना सिल्क क्रेप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेजपोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इस ओर आने की भूल ना करेगा। पर कोई 15 दिन बाद वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला। मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ ना लूँगी, समझे। चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा से बोला, सिस्टर का वास्ते हैंकी लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया। हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है। देखा कुछ रुमाल थे, ऊंदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का हर घुमाव और कोनों में उसी रंग से बने फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुणा कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेधात्मक भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृति आँखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए वह एक सांस में सिस्टर का वास्ते लाता है, सिस्टर का वास्ते लाता है दोहराने तिराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा वह चिढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज यह सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ जब तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। चीन का साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है। इसका पता भी उसी चीनी को परिष्कृत रूप में मिला। नीली दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर जान पड़ते हैं, हरे कुशन पर किस प्रकार के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफ़ेद पर्दे के कोनों में किस बनावट के फूल पत्ते खिलेंगे आदि के विषय में चीनी उतनी ही जानकारी रखता था जितनी किसी अच्छे कलाकार में मिलेगी। रंग से उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वह आँखों पर पट्टी बांध देने पर भी केवल स्पर्श से रंग पहचान लेगा। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमंचता देखकर भ्रम होने लगता है कि वहाँ की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ ना हो। चीन देखने की इच्छा प्रकट करते ही सिस्टर का वास्ते हम चलेगा कहते कहते चीनी की आंखों की नीली रेखा प्रसन्नता से उजली हो उठती थी। अपनी कथा सुनाने के लिए भी वह विशेष उत्सुक रहा करता था, पर कहने सुनने वाले के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थीं, जिनके संबंध में अपनी सारी विद्या बुद्धि के साथ मैं आँखों के अंधे नाम नैनसुख की कहावत चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञाएं और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें कथा का सारा मर्म बंध नहीं पाता था। पर जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए वह निकलती थी, वह प्रायः करुण होती हैं और करुण की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरी वाले की कथा भी इसका अपवाद नहीं है। जब उसके माता पिता ने मांडले आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म नहीं हुआ था।
उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधार उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी को श्रद्धा अटूट थी। संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी ना देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में कुछ जानना बाकी नहीं। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य को संसार से बांधने वाला विधाता माँ ही है। इसी से उसे ना मानकर संसार को ना मानना सहज है, पर संसार को मानकर उसे ना मानना असंभव ही रहता है। पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिषिक्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते न रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खोए। अन्य प्रबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, वह इस समझौते को उत्तरोत्तर विषाक्त बनाने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसी को नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर भी चुकाया जाता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रख उसके मलिन वस्त्रों में अपना आंसुओं से धुला मुख छिपाया और उसकी छोटी सी गोद में सिमट कर भूख भुलाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंद कर बंद द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहन के ओस से गीले बालों में अपनी ठिठुरी हुई अंगुलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए अपने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप ठुलक आने वाली आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबराकर बोल उठा था। उसे कहना नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियाँ धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। व्यथा की कौन सी अंतिम मात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इसे अबोध बालक क्या जाने। पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आँख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते देखा। उसके सूखे होठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ कर लाली फेरी। उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली में घूम कर सफ़ेद गुलाबी रंग भरा। उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर कर संवारा और तब नए रंगीन वस्त्रों में सजी उस मूर्ति को एक प्रकार से ढेलती हुई विमाता रात को अंधकार में बाहर अंतर्हित आ गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। कब वह रोते रोते सो गया इसका पता नहीं, पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठरी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रख कर सिसकियां रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। बहन के छिजते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वह किससे कहे, क्या करे, यह उसकी समझ के बाहर की बात थी। बार बार सोचता था, पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर माँ की कोई रेखा नहीं थी, परंतु पिता का जो स्पष्ट चित्र अंकित था, उससे उनके
स्नेहशील होने में संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चय करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछेगा और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुँच और उसी तरह चुपचाप उन्हें घर लाकर खड़ा कर देगा। तब यह विमाता कितनी डर जाएगी और बहन कितनी प्रसन्न होगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही थी। इसी से बालक एक कोने में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और आने वालों से हकला हकला कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए, पर दो एक ने दुकानदार से कुछ ऐसी बात कही जिससे वह बालक को हाथ पकड़कर बाहर ही नहीं छोड़ आया। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर विमाता से दंड दिलाने की धमकी भी दे गया। इस प्रकार उसकी खोज का अंत हुआ। बहन का संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछौने से उछलकर उतर आना, बहन के शीतल हाथों से बटुए का छिन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर स्तब्ध भाव से पड़ रहना आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन लौटी ही नहीं। सवेरे विमाता को कुछ चिंतित भाव से उसे खोजते देख बालक सहसा किस अज्ञात भय से सिहर उठा। बहन उसकी एकमात्र आधार बहन, पिता का पता ना पा सका और अब बहन भी खो गई। वह जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा। रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती थी, उसमें दिन को उसे पहचान सकना कठिन था। इसी से वह जिसे अच्छे कपड़े पहने हुए जाता देखता, उसी के पास पहुंचने के लिए सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ पड़ता। कभी किसी से टकरा कर गिरते गिरते बचता, कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रसन्न कर बैठता। कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना जरा सा बालक भी पागल हो गया है? इसी प्रकार भटकता हुआ वह गिरहटों की गिरोह के हाथ लगा और तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्तों को दो पैरों से बैठना, गर्दन ऊंची कर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि करतब सिखाते हैं, उसी प्रकार वह सब उसे तम्बाकू के धुएं और दुर्गंधित सांस से भरे और फटे चिथड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीरों से बसे हुए कमरे में बंद कर कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने की अभिनय में पारंगत बनाने लगे। कुत्ते के पिल्ले के समान ही वह घुटनों के बल खड़ा रहता और हंसने रोने की विविध मुद्राओं का अभ्यास करता। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख चुका था कि अभिनय में भी वह बार बार भूल करता और मार खाता, पर क्रंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता था कि जरा मुंह बनाते ही दोनों आंखों से दो गोल गोल बूंदें नाक के दो ओर निकल आती और पतली समानांतर रेखा बनाती और मुंह के दोनों सिरों की छूटती हुई ठुड्डी के नीचे तक चली जाती। इसे अपनी दुर्बल शिक्षा का फल समझकर रूपों से काले उदर पर पीला सारंग बांधने वाला उसका शिक्षक प्रसन्नता से उछलकर उसे एक लात जमा कर पुरस्कार देता। वह दल बर्मी, चीनी, श्यामी आदि का सम्मिश्रण था। इसी से चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी के सिद्धांत का पालन बड़ी सतर्कता से हुआ करता। जो उस पर कृपा करते थे, उनके विरोधियों का संदेह पात्र होकर पीटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था।
किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की ऐसी दृष्टि आरंभ होती कि बिना चुराए ही वह चोर के समान कांपने लगता। और जब उस चोर के घर छिचोर की जो मरम्मत होती थी उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान से धक धक जलने लगती थी। सबके खाने के पात्र में बचा उच्छिष्ट एक ताम चीनी के टेढ़े मेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली काली बिल्ली के साथ मिलकर खाता था। बहुत रात गए तक उसके नरक के साथी एक एक कर आते रहते और अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता हुआ आता है उसे बहुत कुछ मिल गया है। जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ पीटता है वह घसीटता हुआ लौटता है, वह खाली हाथ है। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता है वह शराब में सब खोकर बेसुध आया है। जो देहली को ठोकर खाकर दम दम पैर रखता हुआ घुसता है उसने किसी से झगड़ा मोल ले लिया है। आदि का ज्ञान उसे अनजान में ही प्राप्त हो गया था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से ना हो जाती तो इस साधना से प्राप्त विद्वता का क्या अंत होता यह बताना कठिन है। पर संयोग ने उसके जीवन की दिशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा के पुल बांधते बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस तरह नापना कि जो बराबर भी आगे ना बढ़े, चाहे अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपये से लेकर पाई तक को खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के संग उच्छिष्ट सहभोग की आवश्यकता नहीं रही और दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों से पुरस्कृत होने की व्यवस्था जाती रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विधाएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठा पूर्वक कर सकता है और किसी का छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता न पा सका। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वह मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं। कभी वह निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। उस रहस्य की सूत्रधारणी विमाता भी संभवतः पुनर्विवाह कर किसी और को सुखी बनाने के लिए कहीं दूर चली गई थी। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद हो गया। इसी बीच में मालिक के कान से चीनी रंगून आया, फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा और तब अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर आने का आदेश मिला। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। चीनी को 2 इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की, जिनमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसी के हाथ में है और दूसरे के लिए प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है।
बीच बीच में वह महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते ही लाता है, कहता हुआ कुछ लेकर उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार उसे देखते देखते मैं इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी कि जब एक दिन वह सिस्टर का वास्ते कहकर और शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई ना समझकर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला बुलावा आया है, वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचें, और ना बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं तो वह मालिक का हिसाब चुकता कर तुरंत देश की ओर चल दे। किसी दिन पिता का पता पूछने जाकर हकलाया था। किसी दिन पिता का पता पूछने जाकर वह हकलाया था। आज भी संकोच से हकला रहा था। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गईं। हम कब बोला हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई। उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसे होगा? मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है। अधिक रुपये की चर्चा ही क्या, पर कुछ अपने पास खोज ढूंढकर और कुछ दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर जब वह चंचल पैरों से जाने लगा, तब मैंने पुकार कर कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मृति के साथ घूमकर सिस्टर का वास्ते ही कह सका। शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। और आज कई वर्ष हो चुके हैं, चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों वह दोनों भाई बहन मेरे स्मृति पट से हटते ही नहीं। चीनी की गठरी में से कई थान मैं अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बना बनाकर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर एक खादी भक्त बहन ने आक्षेप किया था, जो लोग बाहर से विशुद्ध खद्दरधारी होते हैं, वह भी विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से तो देश की उन्नति नहीं होती। तब मैं बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी थी। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार चीन में पहुँचने का आत्मतोष पा गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।